क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डायग्राम। तो देखिए एक डायग्राम दिया गया है, अब आपको बताना क्या है। इन दी अबव डायग्राम एन इनलार्ज्ड पार्ट ऑफ लीव हैज़ बीन शोन। ठीक है, तो एक जो ये पार्ट दिया गया है ये क्या है, ये एक इनलार्ज्ड पार्ट है किसका, लीव का। बताना क्या है, व्हाट नेम हैज़ बीन गिवन टू द सेल दैट हैव बीन इंडिकेटेड बाय द लेटर ए। तो यहाँ पर जो लेटर ए है ये आपको बताना है इस सेल को क्या कहते हैं। जो आपको सेल दिखाई पड़ रही है लेटर ए जिसको डिनोट किया गया है, ये सेल क्या इंडिकेट करती है, तो दिस इज कॉल्ड गार्ड सेल। इसको क्या कहते हैं, दिस इज गार्ड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया नेम द पोर दैट हैज़ बीन सराउंडेड बाय द सेल्स इंडिकेटेड बाय ए। तो देखिए यहाँ पे आपको पोर भी दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे छोटा सा आपको स्पेस दिखाई पड़ रहा है, तो इस स्पेस को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टोमेटा। ठीक है, और इसी से गैसियस एक्सचेंज होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें कहा गया व्हाट फंक्शन डज द पोर सर्व। मतलब जो पोर है, जो स्टोमेटा है, उसका फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट कहा गया इट हेल्प्स इन एक्सचेंजिंग ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, बिल्कुल ठीक है। सेकंड कहा गया इट हेल्प्स इन ट्रांसपीरेशन, तो ट्रांसपीरेशन में मदद करता है और साथ ही साथ गैसियस एक्सचेंज में भी ये मदद करता है प्लांट्स को। ठीक है, तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, इसमें कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज ए सर्व। आपको ए का फंक्शन बताना है, इसमें से कौन सा है। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट कहा गया इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग फूड मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, ये गलत है, फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में मदद नहीं करता ये। सेकंड कहा गया इट एक्सक्रीट्स द ग्लैंड एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रिपेयर्ड फूड, ये भी गलत है। थर्ड है इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट इन ऑर्डर टू डिस्पर्स प्लांट सीड, ये भी गलत है। फोर्थ कहा है इट रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो गार्ड सेल क्या करता है, गार्ड सेल मेनली इसका काम ये होता है कि इट हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, तो ये रेगुलेट करता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहा गया द सरफेस ऑफ अर्थ बिकम्स डैश व्हेन इट टर्न्स अवे फ्रॉम द सन। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल सी बात कही गई है, जब अर्थ जो होगा वो मतलब सन से उसका सरफेस टर्न हो जाता है तो क्या होता है, उस तरफ अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, मतलब दैट बिकम्स डार्कर, तो वो सरफेस क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ईयर ड्रम इन दी फिगर। तो देखिए ये एक ईयर का डायग्राम दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर का डायग्राम दिया है, आपसे पूछा गया इसमें ईयर ड्रम क्या है। तो ये जो आपको पोर्शन दिखाई पड़ रहा है ये ईयर कैनाल होता है, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है पिना होता है। ईयर ड्रम आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, यहाँ पे जो पोर्शन है इसको क्या कहते हैं, ईयर ड्रम कहते हैं। तो यहाँ पे जो डी पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो डी पार्ट दिख रहा है दैट इज ईयर ड्रम। डी पार्ट मतलब यहाँ पर ये वाला पार्ट अगर देखिए जो एफ वाला पार्ट है, डी नहीं, ये जो एफ वाला पार्ट है दिस इज ईयर ड्रम, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सी जो दिया गया ये कॉकिला है। ठीक है, यहाँ पर जो बी दिया गया है ये इसके अंदर की बोन्स होती हैं, मैलियस, स्टेपस और इनकस दी गई हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्टेन्स इट्स फूड फ्रॉम सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला गया है, इनमें से किस में होता है, तो कैक्टस में नहीं होता, पिचर प्लांट में नहीं होता, किस में होता है, मशरूम में होता है, तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया न्यूक्लियस इन अ सेल इज सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंस। तो देखिए जो सेल में न्यूक्लियस होता है वो सराउंडेड मतलब वो घिरा हुआ होता है किससे, एक जेली लाइक सब्सटेंस से घिरा हुआ होता है। आपको बताना उस सब्सटेंस को कहते क्या हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रोटोप्लाज्म नहीं कहते उसको, उसको कहते क्या है, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म कहते हैं, इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें कहा गया द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट शीप फ्रॉम फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड। ठीक है, तो जो प्रोसेस होता है जिससे हम लोग एक पेरेंट शीप को सेलेक्ट करते हैं जिससे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हम लोग ऑब्टेन कर सके ऑफस्प्रिंग में, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट करेक्ट अबाउट द इमेज विच इज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर। तो देखिए कॉनकेव मिरर अगर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर के केस में ऐसा होता है, कॉनकेव मिरर अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है तो पोल होता है, फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ऑब्जेक्ट को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया तो इमेज बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे बनती है, बराबर की बनती है, और इमेज कैसी होती है, रियल होती है। ठीक है, तो इमेज रियल होगी ये सही है, इन्वर्टेड होगी ये भी सही है, सेम साइज़ की होगी ये भी सही है। ठीक है, एट दी फोकस होगी ये गलत है क्योंकि कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कहा गया द कटिंग ऑफ वुल कोट ऑफ शीप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है
तो देखिए वुल जो होता है उसको कट करना शीप से, मतलब जो शीप होती है उसमें उससे हम लोग को वुल मिलता है, तो उसी को कट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 12, द रेंज ऑफ लैब थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम। तो लैब में जो थर्मोमीटर होते हैं उसकी रेंज क्या होती है, वो कहाँ से कहाँ तक टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, तो वो मेजर कर सकते हैं -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कहा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट करेक्ट अबाउट द इमेज दैट इज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, ऑब्जेक्ट रखा गया है एफ और सी के बीच में। तब देखिए क्या होगा, ये आपका पोल हो गया, ये फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो ऑब्जेक्ट जब एफ और सी के बीच में होता है तो आपको ये पता होना चाहिए इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बनती है, बड़ी बनती है। ठीक है, तो इमेज रियल बनेगी, सही है, इरेक्ट नहीं बनेगी, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट होगी, ये सही है, फिर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ये भी सही है, तो इसमें कौन सा गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए कहा गया, व्हाट काइंड ऑफ थर्मोमीटर हैज़ बीन शोन इन द फिगर बिलो। तो ये जो आपको थर्मोमीटर दिखाया गया है कौन सा थर्मोमीटर है, क्वेश्चन में पूछा गया, तो इसको कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिक में मेनली उसको यूज़ किया जाता है, तो दिस इज क्लिनिकल थर्मोमीटर। लुक एट द फॉलोइंग फिगर। तो देखिए यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वे हीट एनर्जी रीचेस फ्रॉम एंड ए टू एंड बी। तो देखिए यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे कैंडल एक लाइट अप करी गई है और यहाँ पे उसकी हीट सेंस कर रहा है, कोई एक फिंगर उस हीट को सेंस कर रहा है। तो ये किसके थ्रू हो रहा है, तो दिस इज अकरिंग थ्रू कंडक्शन। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। ठीक है, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज कंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें कहा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन स्पिनच। तो स्पिनच को हिंदी में पालक कहते हैं, आपको बताना है पालक में कौन सा एसिड होता है। तो ये आंसर जो इसका है यह है ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड होता है किसमें, स्पिनच मतलब पालक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। आपको बताना है इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग बेस है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन दिया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें अगर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस देखा जाए कौन सा है, तो वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है NaOH। ठीक है, ये OH जहाँ भी होता है तो याद रखिएगा वो बेस होता है। ठीक है, OH जिस भी कंपाउंड में होगा उसमें वो क्या होगा, एक बेस होगा। बेस का अगर आपसे मान लिया टेस्ट पूछा जाए तो इसका टेस्ट याद रखिएगा बिटर टेस्ट होता है। और एसिड का टेस्ट क्या होता है, एसिड का टेस्ट सार होता है, खट्टा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या कहा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल एसिड। अब आपको बताना है इनमें से कौन एक मिनरल एसिड है। तो फर्स्ट दिया गया नाइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक। मिनरल एसिड क्या होता है, ऐसे एसिड जिनको हम लोग लैब में प्रिपेयर करते हैं, दे आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो एसिटिक एसिड हम लोग को नेचुरली ऑब्टेन होता है, फॉर्मिक भी नेचर से मिलता है, ऑक्सैलिक भी नेचर से मिलता है, लेकिन जो नाइट्रिक एसिड है उसको लैब में प्रिपेयर किया जाता है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्ट। तो आपको बताना है इनमें से सॉल्ट कौन सा है। तो NaOH बेस है, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2CO3 NH4Cl। तो ये भी क्या है, एक तरीके से सॉल्ट नहीं है, इसमें NH4Cl जो है ये एक इंपॉर्टेंट सॉल्ट है। ठीक है, और ये NH4Cl किससे बन रहा है, तो NH4OH से बन रहा है। ठीक है, ये NH4OH जो कि बेस है और HCl से एसिड आया, ClS कहाँ से आया, एसिड से आया। तो NH4OH जो कि बेस था और जो HCl एसिड था, जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, NH4Cl बनाते हैं। इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड और ये क्या है, एक सॉल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक सॉल्ट। अब आपको बताना है इनमें से कौन बेसिक सॉल्ट है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट कहा गया NH4 होल ट्वाइस SO4, यहाँ पे दूसरा दिया है NaCl, थर्ड दिया है NaHCO3 और फोर्थ दिया है NH4Cl। बेसिक सॉल्ट क्या होता है, जिसमें बेस क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो। बेस क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब इसमें अगर बेस देखा जाए किसमें स्ट्रॉन्ग होगा, तो यहाँ पर अगर देखें तो NaOH और HCl दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो गए, तो ये न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा। NH4 होल ट्वाइस SO4, तो यहाँ पे जो बेस होगा NH4OH होगा। ठीक है, और एसिड हो जाएगा H2SO4, तो यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो ये एसिडिक सॉल्ट है। NaHCO3 में देखें तो यहाँ पे बेस कैसा है, NaOH है, बेस स्ट्रॉन्ग है लेकिन एसिड H2CO3 यूज़ होगा, तो एसिड वीक है, तो ये जो आपका सॉल्ट है दिस इज बेसिक सॉल्ट। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 में कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर फिजिकल चेंज। इसमें फिजिकल चेंज की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया। नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, बिल्कुल ठीक है। इट इज़ अ टेम्परेरी चेंज, ये भी सही है। इट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। देखिए बोला गया है क्या इरिवर्सिबल चेंज होता है, नहीं, ये रिवर्सिबल चेंज होता है, इसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट कहा गया, लुक एट द फॉलोइंग इक्वेशन। देखिए इक्वेशन दी गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन हो रही है वाटर से और क्या बन रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। आपको बताना है ये कैसा चेंज है।
तो आपको पता होगा ये कैसा चेंज है, तो ये केमिकल चेंज है। ये फिजिकल चेंज ना होके जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, केमिकल चेंज होती हैं, ठीक है, क्योंकि एक नया सब्सटेंस यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यहाँ पर ABC आपको 3 लेयर्स दी गई हैं, एटमॉस्फेयर मतलब अर्थ की लेयर्स दी गई हैं। तो A है, B यहाँ पे आप देख सकते हैं, C है और D है, मतलब 4 लेयर्स हैं। अब जो 23 से 25 क्वेश्चन है वो यही बता रहा है। अब A जो है, A आपको बताना है ये A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो 23rd क्वेश्चन में आपको बताना है A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आउटर मोस्ट लेयर है ना A, तो इसको कहते हैं क्रस्ट, ठीक है, क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द लेयर विच हैज़ बीन इंडिकेटेड बाय द लेटर C, ठीक है। तो C जो लेटर C जो आपको दिखाई पड़ रही है, मतलब ये वाली, ठीक है, ये वाली जो लेयर है, C वाली जो लेयर है, इसकी आपको थिकनेस बतानी है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताइएगा ये जो C लेयर है इसका नाम क्या है। हम आपको इसकी थिकनेस बता देते हैं, इसकी थिकनेस क्या है, तो इसकी थिकनेस जो है वो है 2266 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेट दी गई है, 2266 किलोमीटर की होती है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया नेम द मेटल्स विच बाय विच द लेयर इंडिकेटेड बाय C इन द फिगर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। तो C जो लेयर है उसमें कौन कौन से मेन मेटल्स होते हैं ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, तो Ni मतलब निकल होता है, और यहाँ पे Fe, ठीक है। तो Ni और Fe, नाइफ से इसको याद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कहा गया, नेक्स्ट में कहा गया द SI यूनिट फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देता क्या है, तो दिस इज करंट, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या है, करंट, और इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर हो जाएगी। तो इसमें C ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या कहा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल वायर इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा यहाँ पे मेटेलिक वायर यूज़ होता है, आपको बताना है, टंगस्टन यूज़ होता है। स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, EN होना चाहिए, ठीक है। जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट आप लोग ने देखा होगा बल्ब का, वो किससे बना होता है, टंगस्टन से बना होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, इसकी रेसिस्टिविटी हाई होती है, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 28 कहा गया इन इलेक्ट्रिक आयरन द नाइक्रोम वायर इज़ यूज्ड। अब देखिए नाइक्रोम वायर हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन में। आपको बताना है ऐसा क्यों करते हैं, तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें देखिए कहा गया एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक आयरन का जो एप्लीकेशन है वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड है, ठीक है। मतलब ये समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे नहीं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड है। हीटिंग इफेक्ट क्या कहता है कि अगर कोई भी हमारे पास अप्लायंस है, कोई भी अप्लायंस है, तो उस पर अगर करंट पास होती है तो उस अप्लायंस से क्या जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है। तो यही आपका यहाँ पर प्रिंसिपल यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट इज नोन एज शॉर्ट सर्किट। अब आपको बताना है इसमें शॉर्ट सर्किट क्या होता है, तो शॉर्ट सर्किट के बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो फर्स्ट दिया गया है ड्रॉइंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्रॉम अ सिंगल सॉकेट, ये गलत है, ठीक है, ये आपका बिल्कुल ही गलत है, ये ओवरलोडिंग एक तरीके से कह सकते हैं। सेकंड में कहा गया टचिंग ऑफ लाइव वायर विद न्यूट्रल वायर, तो बिल्कुल सही है। तो जो लाइव वायर होता है अगर जब वो न्यूट्रल वायर से टच हो जाता है तो उस कंडीशन को कहते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किट। और याद रखिएगा इस कंडीशन में हैवी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, इसमें कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे कौन सा अप्लायंस वर्क करता है। अब देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं काम करेगा, हीटर नहीं काम करेगा, इलेक्ट्रिक स्विच भी नहीं काम करेगा, बेल काम करती है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कहा गया ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब ब्रेक डाउन होता है फूड का तो उसको क्या कहते हैं, तो प्रेजेंस जब होती है तो उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे 32 में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। एब्सेंस में अगर होता है तो उसको क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है, ग्लूकोज का अगर ब्रेक डाउन हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन में तो CO2 और H2O का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एनारोबिक में लैक्टिक एसिड भी फॉर्म हो सकता है अगर प्रेजेंस है ऑक्सीजन की लेकिन कम प्रेजेंस है, और इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है जब बिल्कुल ही एब्सेंस होती है तब इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों बातें आप लोग याद रखिएगा। 33 क्वेश्चन में क्या कहा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ रेस्पिरेशन लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड। तो देखिए लैक्टिक एसिड की बात करी गई है तो ये किसमें प्रोड्यूस होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जब यहाँ पे प्रेजेंस तो होती है ऑक्सीजन की लेकिन बहुत ही कम प्रेजेंस होती है, ठीक है, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन हम लोग कह सकते हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन में जब रेस्पिरेशन होता है तो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया एल्कोहल इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, तो ये भी हो जाएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है, तब फॉर्मेशन होता है किसका, एल्कोहल का, इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, तो एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में क्या बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और एनर्जी बनेगी, तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, इसमें कहा गया व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन दैट द ईस्ट परफॉर्म। ठीक है, तो आपको बताना है जो एंड प्रोडक्ट्स बताने हैं आपको किसके, एनारोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट्स बताने हैं जो कौन परफॉर्म करता है, यीस्ट। अब देखिए ईस्ट में कैसा होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और इसमें आपको पता होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे फर्मेंटेशन होगा और प्रोड्यूस क्या होगा, तो एल्कोहल प्रोड्यूस होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन 37 देखिए, इसमें कहा गया ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइजेज। अब विगरस एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है बॉडी में, मसल्स में, और आपको एंड प्रोडक्ट्स बताने हैं तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड बनेगा और साथ ही साथ क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए क्या कहा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या नहीं होगा, तो ग्लूकोज नहीं होगा, याद रखिए इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, इसमें कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या बन रहा था, H2O बन रहा था, वाटर, CO2 बन रहा था और एनर्जी बन रही थी, बाकी और कुछ भी यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं होता। तो CO2 सही है, वाटर सही है, एनर्जी सही है, तो यहाँ पर O2 गलत है, तो O2 विल बी द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें देखिए क्या कहा गया है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ रेस्पिरेशन कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। तो कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड किस में होता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब रेस्पिरेशन होता है तो जो ब्रेकडाउन होता है दैट इज कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे क्लास 7th के। हालांकि ये जो लेवल है इसका, ये थोड़ा सा टफ है, हायर लेवल है, क्योंकि ये ओलंपियाड के लिए भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो इसको 8th 9th 10th कोई भी बच्चा देखेगा तो सबको ये फ़ायदा करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, आगे नेक्स्ट लेक्चर पे एक और नया क्वेश्चन पे शीट आपके लिए लेके आएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।